Okay, we have started recording now, and let's say share screen. Can you guys see my screen now? Yes. And do you now see the slideshow view? Yeah. Yes. Perfect. Let me move the thumbnails to a different orientation. Okay. I think we're good now. Okay, I think in the interest of time, we can start, and then Shrishti and Hemant, and if anyone else is joining, वो join कर सकते हैं बाद में. तो हम शुरू करें. देवेंद्र जी और शशि जी, are you guys ready? Yes. जी सर, स्टार्ट करिए. Okay, thank you. Okay, ठीक है. तो हम आज वहीं से शुरू करेंगे जहां हम लास्ट वीक खत्म किए थे. लेंथ स्केल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि कौन सा चीज कितना बड़ा होता है हमारे यूनिवर्स में. हम गैलेक्सी तक गए थे. हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारे जो आकाशगंगा है, वहां तक पहुंचे थे. उसके आगे थोड़ा सा हम बात करेंगे. श्वेता जी थोड़ा और बताएंगी कि गैलेक्सी से बड़ा भी क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में, वो हम जानेंगे. उसके बाद हम थोड़ा बहुत एक बहुत ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो अभी हो रहा है एस्ट्रोनॉमी में, एक एक्सपेरिमेंट, एक मिशन जो कि नासा कर रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे. आप लोगों ने सुना होगा वो न्यूज. और उसके बाद अंत में हम स्टार्स के लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे. कुछ HR डायग्राम बोल के एक चीज है, वो हम थोड़ा आज सीखना चालू करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाले जो वीक आएंगे उसमें हम आप लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को, कुछ छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स करने को देंगे. स्टेलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो हम आने वाले वीक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है ये सीखेंगे. तो थोड़ा अभी हम धीरे धीरे डिटेल में थोड़ा टेक्निकल एस्ट्रोनॉमी में घुसने वाले हैं आज के क्लास के एंड से स्टार्ट करके, जिसमें हम स्टार्स के बारे में सीखेंगे. बट फिलहाल हम वो जो लेंथ स्केल के बारे में हम बात कर रहे थे वो खत्म करते हैं. तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीक में हमने सीखा था कि अर्थ हमारा जो अभी है, धरती है, उससे ज्यादा बड़ा होता है जो हमारा सोलर सिस्टम. उससे ज्यादा होता है बाकी स्टार्स, बाकी जो नक्षत्र है, तारे हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं. और जो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अगर जुड़ जाएं तो वो गैलेक्सी बन जाती है. तो यहाँ तक हमको पता है. जस्ट वेरी क्विकली मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ लास्ट वीक से, थोड़ा रिकैप के लिए कि कहाँ तक हमने सीखा है, कहाँ तक हमको याद है. तो पहला क्वेश्चन ये है लास्ट वीक का कि व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन क्या है. आपके पास 4 ऑप्शंस है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे सोलर सिस्टम का साइज को कहते हैं, या फिर हमारे गैलेक्सी का साइज को कहते हैं, या फिर अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है. तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं? ये आंसर, ये क्वेश्चन शशि जी के स्कूल से कोई देना चाहेगा? आई थिंक अभी कोई. सर, वैभव दोबारा बोलिए प्लीज. excuse me sir, can I give the answer? Sure. The answer is third one. The answer is distance third one. between earth and sun. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर. थैंक यू वैभव. तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम जो बोलते हैं उसका जो डेफिनेशन है वो है अर्थ और सन के बीच का जो फासला है, अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. ये थोड़ा रिकैप कर लिया क्योंकि ये आज जो हम सीखेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है
कि लाइट ईयर कितना बड़ा है। एक लाइट ईयर का समान क्या होता है? 10 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, या फिर 10,000 बिलियन किलोमीटर होता है, या फिर एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर कर सकती है वो होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो सारे तीनों ऑप्शन सारे सही है, कौन सा है? देवेंद्र जी के स्कूल से कोई ये आंसर ट्राई करना चाहेगा? एनीबॉडी बताएगा? बोलो। Hello, sir. हाँ सृष्टि बोलिए। Sir, I want to say, sir, second one. सेकंड वन 10,000 बिलियन किलोमीटर्स। Yes, sir. ओके, दैट्स अ गुड आंसर। कोई किसी के पास कोई और आंसर है इसमें? शशि जी के स्कूल में या फिर देवेंद्र जी के स्कूल में, कहीं पे भी? सब बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। वैसे इसका थर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। हाँ जी, हाँ, थैंक यू देवेंद्र जी। और शशि जी के स्कूल से कोई बोलिए। सर, इसका आंसर है थर्ड। तो पढ़ के बताओ ना। Third, that distance light travel in your 1 year. तो एक्सप्लेन करो कैसे। आप लोग सभी ने सही आंसर एक दिया साल है। की लाइट कितना ट्रेवल करती है? जी बिल्कुल, आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया, क्योंकि इसका एक्चुअल सही आंसर है लास्ट वाला, ऑल ऑफ द अबव। तो लाइट ईयर जो डिस्टेंस होता है वो वाकई वो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, वो भी सही है। और वो डिस्टेंस कितना होता है? वो डिस्टेंस होता है 10,000 बिलियन किलोमीटर, जैसे सृष्टि ने कहा, वो भी सही है। और 10,000 बिलियन किलोमीटर इज द सेम एज 10 ट्रिलियन किलोमीटर। 1,000 बिलियन को हम 1 ट्रिलियन बोलते हैं, तो वो सारे एक्चुअली सेम चीज है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो सारे सही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू देवेंद्र जी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने गैलेक्सी तक लास्ट वीक सीखा था। इस वीक श्वेता जी हमको बताएंगे कि गैलेक्सी से भी बड़ा कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ओवर टू यू श्वेता। Okay, can you go to the next slide, please? Okay, so galaxy is form clusters, okay, and our galaxy Milky Way and our nearest neighboring galaxy called Andromeda, it forms a cluster that we call as the local cluster. So this is about 300 million light years. And it's more or less like a dumbbell shaped thing. So Milky Way forms a center, and then there are and you have other star clusters that are concentrated around Milky Way, and then you have Andromeda, which is the nearest neighboring galaxy, and you have clusters of stars around that. So essentially you're talking about yes, that's exactly what. So generally galaxies are hosted in local groups of galaxies, and in our case we call it local cluster. Can you go to the next slide? And then so the local group is then hosted in something that we call as a supercluster. In our case, the supercluster is the Virgo supercluster. So what you're seeing here is a bunch of all of these points, the density of white dots, right? So these kind of show the density of where luminescent objects are. So where you see so this is our local galactic group, and the Virgo cluster is a cluster that's very close to our very close to the local cluster, and that's where you will find Milky Way, in that vicinity. So this is just to show you the scales of how different
galaxies sort of come together. Can you go to the next slide? Yes, so this is the slide where you see that the local cluster is still very, very small, which is like a dot over there, like the place where we show is Virgo supercluster. And we are part of a bigger body called Laniakea. So here you can see how small the place where we are, which is the local the Virgo supercluster is, right? So this is kind of an extent of where the bigger group lies. So it's like a shell of grouping. This happens to be also not gravitationally bound. So you just have a bunch of galaxies that kind of seem to be co-rotating around, sort of around the center, but they are not gravitationally fully bound. Do you want to go to the next slide? Let's see. Should I go to the next slide, or should I summarize these 3 slides quickly? Yeah, sure. Maybe you can do this one, and then I can summarize the 4 slides together. Yeah, that's what I was going to say. So essentially, the Laniakea galaxy that you see, you're looking at a scale. You're looking at around 100,000 galaxies in that system, right? It's gigantic. And let's go to the next slide. Yes, okay. So the next slide is the largest scale that you can see. So we've been zooming out. So we saw our galaxy, which was hosted in a local cluster, which consisted of Milky Way and Andromeda. Then we went one shell up, which was where we looked at the local cluster. Then we looked at the Virgo supercluster, and then we looked at Laniakea. The next, now we're going to a scale larger than that, which is the scale of the entire universe that you can see. So what is the scale of an entire universe? So we know how fast light travels, which is about 10⁸ meters per second, right? So the question would be that if we are at the center of the universe, assuming that we are the observer and we are at the center of the universe, how far can the light travel from the time the universe was born up until now? So that is the radius that you can see as the age of, as the perimeter of the universe. Anything that is further away from it, the light emitted from that source would have never reached us, right? So you can never see that. So the farthest you can ever see is the speed of the light multiplied by the age of the universe. That is the largest distance you can travel. And that happens to be what we call as the age of the length of the observable universe. And this is the largest length scale that we can capture. So this diameter happens to be around 10⁻25 meters. So this is the largest length scale so hierarchically, this is the biggest one that we have. Do you want to summarize it, Ryan? Yep, definitely. So मैं बहुत जल्दी थोड़ा पीछे जाता हूँ. हाँ, तो जैसे कि श्वेता जी ने कहा भी कि मिल्की वे गैलेक्सी मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ एक सेकंड के लिए. तो ये हमने देखा था लास्ट वीक कि हमारा जो गैलेक्सी है वो कितना बड़ा है. हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो लगभग 100,000 मतलब 1,00,000 लाइट ईयर का साइज है. मतलब लाइट अगर एक छोर से गैलेक्सी की एक छोर से दूसरे छोर तक जर्नी करेगा, जाएगा एक साइड से दूसरे साइड, तो उसको लगभग 1,00,000 साल लगेंगे वो जर्नी कंप्लीट करने में. इतना बड़ा है हमारा गैलेक्सी. बट वो एक गैलेक्सी है, जस्ट हमारा गैलेक्सी इतना बड़ा है. बट अभी हमारे गैलेक्सी के जैसे और भी आसपास गैलेक्सीज है. जैसे कि इस इमेज में, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मिल्की वे जो येलो में लिखा हुआ है वो एकदम सेंटर में है. उसके आसपास जो भी नाम आपको दिख रहे हैं वो सारे नाम शायद हमको पता नहीं हो, बट वो हर एक नाम एक गैलेक्सी है, राइट? और वो भी ये जो पूरा स्पैन है, ये जो पूरा लेंथ है, ये फ्यू मिलियन लाइट ईयर्स है. मतलब कुछ 10 करोड़ के आसपास 10 करोड़ लाइट ईयर के उसका साइज है ये ग्रुप का. हमारा जो लोकल एक गैलेक्सी का एक झुंड है, जैसे कि स्टार्स के आपस में ग्रुपिंग होता है, जैसे कि स्टार्स एक ग्रुप में रहते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स मिल जाए तो एक गैलेक्सी बन जाती है. ठीक उसी तरह
हमारे गैलेक्सीज भी ग्रुप्स में रहते हैं, और बहुत सारे गैलेक्सीज के ग्रुप मिल जाए तो जो बनता है वो सुपर क्लस्टर बनता है, या फिर लोकल ग्रुप जो बोलते हैं हम। जैसे कि इसमें हर एक व्हाइट डॉट जो आपको दिख रहा है, हर एक डॉट एक गैलेक्सी है, जैसे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी। और हर एक गैलेक्सी अगर आप मान लीजिए 1,00,000 लाइट ईयर्स का साइज है, तो ये पूरे चीज का साइज कितना होगा आप कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे हर एक डॉट एक गैलेक्सी है, हर एक डॉट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, और उस स्टार्स में सोलर सिस्टम होता है, और उन सोलर सिस्टम में अर्थ जैसे एक प्लैनेट है। तो कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर होता है, राइट। और इससे भी बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें जो आप पूरा देख रहे हैं, जो लोकल ग्रुप, ये जो पूरा इमेज है एकदम लेफ्ट टू राइट, वो पूरा चीज आ जाता है वो छोटा जो ग्रीन सर्कल है उसके अंदर, जो वर्गो सुपर क्लस्टर बोलते हैं, क्योंकि वो छोटा ग्रीन सर्कल में हमारा लोकल ग्रुप है, और उसके आसपास भी अभी बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स, व्हाइट और या फिर दूसरे कलर्स के डॉट्स दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे इंडिविजुअल डॉट्स जो है वो हर एक गैलेक्सी है। तो इसका भी आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है, ऐसे रैंडमली फैले हुए नहीं है आसमान में, एक ब्रांच जैसा है, एक पौधे के, एक पेड़ के जैसे डाल होते हैं, उस डाली की तरह है। ये जो गैलेक्सीज होते हैं वो एक सिस्टम में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, तो ऐसे फैले हुए नहीं रहते हैं रैंडमली। तो ये पर्टिकुलर जो सुपर क्लस्टर है वो वर्गो सुपर क्लस्टर है। और ऐसे वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे और भी सुपर क्लस्टर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटोरस सुपर क्लस्टर है, यहाँ पे लेफ्ट में सदर्न सुपर क्लस्टर है। ये सुपर क्लस्टर का मतलब है बहुत सारे गैलेक्सीज के ग्रुप्स के भी ग्रुप्स बने हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर को आप अगर इकट्ठा करें तो हमारा जो नियर बाय, जो नेबरहुड, लैनियाकिया सुपर क्लस्टर इसका नाम है, तो वो बनता है। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि जैसे छोटे छोटे चीजों को जोड़ते जाओ तो और भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, और भी बड़े बड़े चीजें बनते हैं यूनिवर्स में। और इसका अगर पूरा हम एंड तक देखें, अगर हम पूछें तो मैक्सिमम कितना दूर तक हम देख सकते हैं? मैक्सिमम हम उतना दूर तक देख सकते हैं जितना दूर लाइट को ट्रैवल करने का मौका मिला है एकदम शुरू से, एकदम बिग बैंग के टाइम से। बिग बैंग के बारे में हमने बहुत पहले बात किया था, तो बिग बैंग के टाइम से अभी तक कुछ 14 बिलियन साल हुआ है। 14 बिलियन यानी कि 14 उसके बाद 9 zeros होंगे। उतने साल में लाइट के स्पीड में जितना दूर लाइट आप आया है वो है पूरा हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज। मतलब जितना दूर तक हम देख सकते हैं थियोरेटिकली, जो मैक्सिमम लिमिट है उसका एक्चुअल आंकड़ा है 10⁻25 मीटर्स। इसका मतलब है लगभग 10⁻10 किलोमीटर्स, 10⁻10 लाइट ईयर्स एक्चुअली। तो ये बहुत ही बड़ा एक नंबर है। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है। तो बस हम इतना जान सकते हैं कि छोटे छोटे चीजें जुड़कर ग्रुप होकर और भी बड़े बड़े चीजें क्रिएट करते हैं। ओके, तो श्वेता, can you... So I can take over the slide now, right? Right. So, okay, now we are switching gears. Now we are trying to go for the scales in time. So universe has a history, and it has formed over different, it has undergone different eras. And in this slide, what we'll be talking about is the different time scales that was involved, that you see in the universe, okay? In the evolution of the universe, to be more correct. So in this figure, from the very left to the right is the evolution. So the leftmost point where you see the bright sort of a spot at the very end of the tunnel, that is where we expect the Big Bang to have happened. So we call something as a very early universe, which is very short amount of time. It's about the first few picoseconds of, okay? And this is where we do not know anything about. We assume that the universe was not
did not behave the way we know and we can explain by the understanding that we have. So this is the first few picoseconds after the Big Bang, right? In this time, we assume that there were some sort of ripples that formed all of these large structures that you saw just now, like the galaxies, the cluster of galaxies, all of this. So there were some sort of ripples that were formed. And then these things then later grew into these structures that you saw in the previous slides. But these things were set to motion in the first few picoseconds. Then you have something called an early universe. So this is a period that we think lasts about 400,000 years after the Big Bang. And so a couple of things happened in the universe at this time. We think that there was matter and antimatter that sort of annihilated and caused a lot of energy. This is the time where you also assume something called cosmic microwave background to have started. So essentially, so this is a period where you actually had a lot of generation of energy and photons, right? So around 100,000 years, the neutral heliums were formed, and then by the end of this era, you have a transparent universe. Up until now, it was not transparent. You just had like a dense soup of things. Okay, so all the photons were trapped in it. So at the end of what we call as, it's hard to see in this picture, but you see the line where it says afterglow light pattern. So that's where you sort of end the early universe. Okay. The next stage is something we call as a dark age, because now you already have helium, hydrogen, helium, and a little bit of lithium, but they're all how do you say, unbound? Like essentially stars have not yet formed, right? So it's called a dark age because there is nothing, the universe has cooled down. It is not hot enough to emit radiations coming out of these atomic stuff, but you don't have stars yet. So this is called a dark age. This sort of lasts for, hello? Okay, so this is the kind of period that you have between 400,000 years to until about 1 billion years. Okay, so this is a long period of time. And this is the time when the only thing you actually have in terms of the light is whatever was emitted during the CMB or cosmic microwave background emission. So this is right? But what is happening in this process is the gas and dust are now sort of forming lumps and are pulling more matter around them. They're forming stars in this stage. So this dark age is where the stars are being born. Okay, so, and this is a very long period. It was a very slow period. It took up about, as I said, from 400,000 years to about 1 billion years. And then we have the universe as we see. So in the beginning, it was dense. You had a lot of stars, and then you start developing more structures that you saw. You start forming galaxies. You start forming clusters of galaxies. And so this is, of course, the way we see the universe today, and like the longest kind of the time scale, right? It's a time between 1 billion years to 12.8 billion years. So our understanding is the current age of the universe is about 13.7 billion years. So that is the maximum time scale that we're talking about. But the thing to appreciate here is that things that have affected our universe have happened in the beginning at a few picosecond scales. Then there are things that have happened at a scale of few minutes, right? For instance, it took about 20 minutes-ish or something around that time, 20 to 15 minutes for like the nuclear fusions to stop, right? So there are different kind of scales, and
the thing to appreciate here is that just like how the length scales had all of these variations, so is the time scale. Do you want to take it over? Sure, thank you श्वेता. हाँ, तो मैं बस बहुत क्विकली समराइज कर दूंगा श्वेता जी ने जो कहा. यहाँ पे हम बेसिकली, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अगर किसी को डिटेल पूछना है तो आज के क्लास 10 में डेफिनेटली पूछ सकते हैं. तो क्विकली यही कहना है कि यहाँ पे पहली बात तो हम जो देख रहे हैं वो है एक यूनिवर्स, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है उसका पूरे चीज को अगर हम साथ में जुड़ा के जोड़ के एक मॉडल बनाएंगे, एक तस्वीर बनाएंगे, तो वो ऐसा दिखेगा. इसमें जो एक्स एक्सिस है, आप लोगों को शायद एक्स एक्सिस पता होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल, जो नीचे वाला जो एक्सिस है वो है टाइम. मतलब इस इमेज में, इस फोटो में आप अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हो वो पास्ट है, आप अगर राइट की तरफ देख रहे हो वो टुवर्ड्स प्रेजेंट या फ्यूचर है. तो लेफ्ट में टाइम पहले है और राइट साइड में टाइम बाद में है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो है टाइम, और जो वर्टिकल एक्सिस जो सीधा है उसका वो है यूनिवर्स कितना बड़ा था उस टाइम में, उसका नाम है वो. तो एकदम आपको दिख रहा है कि एकदम शुरू में, एकदम लेफ्ट में जब बिग बैंग हुआ तब यूनिवर्स एकदम छोटा था, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे बड़ा, इमीडिएटली वो छोटे से होके वो बढ़ गया, एकदम वो फनल जैसा, एक चोंग जैसा बन गया, और वो बढ़ता रहा धीरे 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 धीरे. ये जो विड्थ है, ये जो साइज है वो बढ़ता रहा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, राइट. और एकदम जो राइट साइड पे, एकदम जो प्रेजेंट डे टाइम है, वहां पे जाके वो और भी चौड़ा हो गया. वो जो मुंह देख रहे हो, वो जो सर्कल देख रहे हो आप, वो और भी चौड़ा हो जाता है. मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और भी बड़ा हो गया. तो ये डायग्राम का मेन जो एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा था उस टाइम पे, और हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसमें हम देख रहे हैं टाइम, कि पास्ट से लेके फ्यूचर तक. अब शुरू के बाद बहुत ही छोटे टाइम है, जैसे कि श्वेता ने कहा, एक पिको सेकंड होता है 10⁻⁻12. उतने कम टाइम में बहुत सारा सब कुछ हो गया, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसको लेकर अभी भी रिसर्च होता है. तो अभी भी बहुत क्लियर नहीं है साइंटिस्ट के लिए एक्चुअली क्या हुआ था. बट उसमें इतना सब कुछ हो गया कि फाइनली उसके एंड तक हम थोड़े थोड़े सिग्नल्स पाना चालू किए, जिसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोलते हैं. उसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो. बट उसके बाद पहले अबाउट 400 मिलियन ईयर्स तक हमारा जो यूनिवर्स है वो डार्क रहा, वो अंधेरे में रहा, क्योंकि कोई रोशनी देने वाला चीज ही नहीं था. रोशनी किससे आती है? तारों से आती है, स्टार से आता है. कोई स्टार बना ही नहीं था तब तक, तब बन रहा था. फर्स्ट जो 400 मिलियन ईयर्स तक स्टार्स बन रहे थे. पहला जो स्टार, पहला जो बंच ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म हुआ, वो लगभग 400 मिलियन ईयर्स में हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टार. तब से जाके रोशनी आई हमारे यूनिवर्स में, और तब से जाके स्टार्स फॉर्म हुए. फिर वो स्टार्स, जैसे कि हमने सीखा पहले भी, वो स्टार्स झुंड में गैदर हो गए, फिर वो गैलेक्सी फॉर्म किए, फिर वो गैलेक्सीज मर्ज होके और क्लस्टर में आके और भी बड़े बड़े गैलेक्सीज फॉर्म किए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया. ठीक है, तो ये जो स्केल है टाइम का, ये पूरा अगर हम बिग बैंग से लेके आज तक देखें तो ये करीब 13.8 बिलियन ईयर्स. और बिलियन कितना बड़ा आंकड़ा है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एक बार बिलियन तक काउंट अगर हम करने चाहें तो 32 साल लग जाता है. तो बहुत ही बड़ा एक नंबर है. तो 13.8 या फिर मान लीजिए लगभग 14 बिलियन ईयर्स से हमारा यूनिवर्स चल रहा है बिग बैंग से लेके आज तक. और उस 14 बिलियन ईयर्स में पहले अबाउट 400 मिलियन, तो मान लीजिए हाफ बिलियन ईयर तक कोई स्टार नहीं था, पूरा अंधेरा था. और उसके भी एकदम शुरू में कुछ मिनट्स में कोई सिग्नल, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं थे. और एकदम शुरू में 10⁻⁻12 जो पिको सेकंड बोल रही थी श्वेता जी ने, तो उसमें हमारा यूनिवर्स बहुत छोटा से बहुत बड़ा हो गया इमीडिएटली, पहले कुछ ही मिनटों में. तो ये बहुत ही अलग अलग स्केल्स है टाइम का. बहुत ही छोटा टाइम, छोटे कम समय में बहुत कुछ हुआ था यूनिवर्स में एकदम शुरू में, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा समय में, जो कि 14 बिलियन ईयर्स है, उसमें भी यूनिवर्स कुछ करके आगे बढ़ता गया है और इवॉल्व होता गया है, मतलब चेंज होता गया है. तो आज अभी प्रेजेंट डे इस डायग्राम में हम देखें तो हम एकदम राइट साइड में जो है, एकदम दाएं तरफ जो है, वहां पे हम हैं.
एकदम प्रेजेंट डे। तो ये था मतलब टाइम स्केल। हम इससे पहले लेंथ स्केल के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा चीज कितना बड़ा होता है। अब ये हम थोड़ा जान गए कि वक्त कितना लगता है ये सब चीजों को बनने में, ये सब चीजों को जैसे है वैसे होने में कितना वक्त लगता है, छोटा कम वक्त लगता है, ज्यादा वक्त लगता है। ये वक्त के बारे में ये था ये स्लाइड, मतलब टाइम स्केल्स के बारे में। इसके बाद we will Shweta, do you want to okay, I can do this and then maybe Okay, yeah, either way it's fine. तो हम छोटे से हम इसके बारे में, इसके बाद हमारा मेन प्लान था कि हम स्टार्स के बारे में थोड़ा सीखें, स्टार्स का HR डायग्राम बोल के वो भी हम सीखेंगे। बट उससे पहले इसी वीक बहुत एक इंटरेस्टिंग नया चीज हुआ है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। आप में से किसी को शायद पता भी होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि करंट अफेयर्स जो है एस्ट्रोनॉमी में अभी क्या चल रहा है, बहुत ही नया चीज। तो आप लोगों ने किसी ने डार्ट के बारे में कोई न्यूज सुना हाल ही में? DART सुना है सर। सुना है, देवेंद्र जी ने सुना है, शशि जी के स्कूल में किसी ने सुना है? ये न्यूज रिसेंटली न्यूज में आया है। गुरमेश जी also familiar with this event. Okay, nice. शशि जी के स्कूल में किसी ने सुना है न्यूज? ये डार्ट जो है ये क्या चीज है? ये नया न्यूज में आया है, किसी ने सुना है वहां पे? नहीं सुना है? ओके, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो ये है एक नासा का एक मिशन है। नासा और किसी कोई और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जॉन्स हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में से एक है, वो लोग मिलके एक मिशन किए थे जिसमें मेन ये था कि एस्टेरॉयड जो होता है हमारे सोलर सिस्टम में ही, एस्टेरॉयड मतलब ऐसे छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं, वो घूम रहे हैं सूरज के चारों तरफ, जैसे कि हमारा बाकी प्लैनेट्स भी घूमते हैं। तो उनमें से एक पेयर ऑफ एस्टेरॉयड्स है, 2 एस्टेरॉयड्स है, उनके नाम आई थिंक डिडीमोस और दूसरे का नाम मैं भूल गया। तो ऐसे 2 एस्टेरॉयड्स है जैसे कि आप देख रहे हैं। वो 2 एस्टेरॉयड्स बाइनरी एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। बाइनरी का मतलब वो एस्टेरॉयड में जो बड़ा है वो बीच में है, और उसमें से जो छोटा है वो बड़ा एस्टेरॉयड के आसपास घूमता है। ठीक वैसे जैसे कि धरती के चारों तरफ चांद घूमती है, वैसे ही एक एस्टेरॉयड, छोटा एस्टेरॉयड बड़ा एस्टेरॉयड के आसपास घूमता है। तो और ये पूरा 2 चीज पूरा मिलके सन के चारों तरफ घूमता है, जैसे कि अर्थ और मून भी करते हैं। तो नासा ने क्या किया कि उनको लगा कि अगर कभी कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आता है, तो अगर कोलाइड करता है अर्थ से, तो बहुत ही वो डेंजरस होगा, बहुत ही वो फेटल हो सकता है, बहुत ही डरावना हो सकता है, कि बहुत नुकसान हो सकता है अर्थ को। तो अगर हम कभी देखें कि एक एस्टेरॉयड आ रहा है अर्थ की तरफ, तो हम क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए? तो एक ऑप्शन ये है कि हम कुछ स्पेसशिप, हम कुछ सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च करके उस एस्टेरॉयड को धक्का दे सकते हैं, उसको थोड़ा 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और उससे क्या होगा कि वो एस्टेरॉयड का जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, वो चेंज हो जाएगा और वो अर्थ की तरफ उसके बाद नहीं आएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो लग के कहीं और चला जाएगा। ये प्लान था। तो नासा ने सोचा कि क्यों ना हम इस प्लान को थोड़ा टेस्ट करके देखें कि एक्चुअल में हम ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने ये एस्टेरॉयड का जो पेयर है ये चुना। ये एस्टेरॉयड्स अर्थ की तरफ नहीं आ रहे थे, ये बहुत ही दूर है, ये अपने आप घूम रहे थे सन के आसपास। तो ये जो एज अ टेस्ट प्रैक्टिस नासा ने किया कि हम देखते हैं कि एस्टेरॉयड को हम एम कर सकते हैं कि नहीं, जो आसमान में वो घूम रहा है बहुत ही दूर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के अवे, तो उसको हम एकदम टारगेट करके निशाना लगा सकते हैं कि नहीं। और अगर निशाना लगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक सैटेलाइट भेजेंगे और वो बिल्कुल एस्टेरॉयड पे जाके टकराएगा, बिल्कुल धक्का देने के जैसा। और उस धक्के से उस एस्टेरॉयड का जो पाथ है, उस एस्टेरॉयड का जो रेगुलर जो जहां से वो जाता है, वो चेंज होता है कि नहीं, वो हट जाता है कि नहीं, यही देखना है। तो इसी वीक रिसेंटली नासा ने एक्चुअली वो जो एस्टेरॉयड डार्ट बोल के जो मिशन था, डार्ट का मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मतलब DART, जैसे कि एस्टेरॉयड हम रीडायरेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसका एक टेस्ट किया उन्होंने। और वो इसी हफ्ते वो पहुंचा वो एस्टेरॉयड में, और जब वो पहुंच रहा था, जब वो पास आ रहा था,
उसी का वीडियो है, उसी सैटेलाइट से लिया हुआ है जो सैटेलाइट टकराने वाला है। तो इसी का वीडियो आई होप आप सब लोगों को दिख रहा है। तो जैसे जैसे देखिए कि एस्ट्रॉयड पास आ रहा है, ये 2 एस्ट्रॉयड्स हैं। एक जो पहला वाला है वो है बड़ा वाला एस्ट्रॉयड, उसमें नहीं टकराया। जो छोटे वाले एस्ट्रॉयड है उसको नासा ने टारगेट किया था। तो ये बड़े वाले एस्ट्रॉयड के पास से उड़ते हुए छोटे वाले एस्ट्रॉयड के एकदम ऊपर जाके टकराता है। तो इससे पता चलता है कि कितना प्रिसाइज, कितना एक्यूरेट मेजरमेंट है आजकल के स्पेस रिसर्च में। और ये जब टकरा जाता है तब इसका सिग्नल खराब हो जाता है क्योंकि वो कैमरा टूट जाता है, इसीलिए हम ऐसे लाल देखते हैं लास्ट में। और यहाँ पे ग्राउंड से, अर्थ से भी कुछ कुछ टेलीस्कोप्स ने डेटा लिया था। जैसे जब वो एस्ट्रॉयड जा रहा था और जब वो डार्ट सैटेलाइट उसको आके टकराया, तब ग्राउंड से कुछ कुछ टेलीस्कोप ने उसको फॉलो किया, उसको ट्रैक किया। तो ये आप देख सकते हैं इस इमेज में और इस वीडियो में कि वो जो ब्राइट स्पॉट है वो एस्ट्रॉयड, ठीक है। जो सैटेलाइट है ये वो बहुत ही छोटा है, वो हमको इस तस्वीर में नहीं दिख रहा है, बट दिख रहा है कि एस्ट्रॉयड चलते चलते उसको कुछ हुआ है, उसको कुछ एज इफ वो टकराया किसी से और उससे बहुत सारा धुआं, बहुत सारा धूल निकला। तो वो टक्कर वो सैटेलाइट के साथ था। तो इसीलिए वो हम ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप में, हम यहाँ धरती से टेलीस्कोप में हम उसको देखे और उसको ट्रैक कर पाए। देखिए ऐसा ऐसा अभी एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सीडेंट जैसा हुआ और उससे से बहुत सारा धूल और धुआं वो निकला। तो ये है थोड़ा सा हम बस शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि ये जो डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट है ये सक्सेसफुल रहा है नासा का। और ये एक नई चीज है, अभी ये हाल ही में न्यूज में आया है। अभी साइंटिस्ट देख रहे हैं कि कोलिशन तो हो गया, अभी इसके बाद जो उम्मीद थी कि इस कोलिशन की वजह से, इस धक्के की वजह से जो एस्ट्रॉयड है उसका पाथ चेंज हो जाएगा, वो वाकई में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी वही देख रहे हैं, अभी वही कैलकुलेट कर रहे हैं दुनिया भर के साइंटिस्ट। सो अभी वही इसका सिचुएशन है, इसका स्टेटस है। I will just थोड़ा 2 स्लाइड पीछे जाऊंगा to help Sweta summarize this. Yes. If you can. Okay, I will be very quick in summarizing this. So this is a recent update of the NASA John Hopkins joint mission called DART, which stands for Double Asteroid Redirection Test. So essentially the aim of the mission was to see if you can launch a if you can launch a spacecraft into one of the asteroids of a binary asteroid system. So the bigger one is, I think the bigger one is called Didymos and the smaller one is called Dimorphos, I think. But anyways, so the idea is like you want to crash your spacecraft into a smaller asteroid. And then the idea would be to see how much of the satellite's angular momentum, basically how much you can deviate the path of the smaller asteroid around the bigger asteroid as a result of the impact of the satellite of the spacecraft onto the asteroid. So the nice part in this is like the crash happened very well, and just to give the idea of the precision that is required, where the smaller asteroid Dimorphos is about 170 meters in size. So it's like as big as a big building. Okay. So we are trying to crash a satellite into an object in the space that is moving very fast, that is as big as like a big building, 170 meters, right? It's not a very huge thing. So it really requires precision to sort of crash it, and they did manage to crash it. And I think we are still tracking the orbit. So the crash has just happened. So to see how much we have made the orbit change, of course, it's going to take time for people to actually see it move through a different orbit. So it's still work in progress. So we don't know how much it has changed. But I think the highlight here is that we did manage to crash on something that's very tiny, that's moving very fast. And so it seems like the mission is going as per planned. That's about what I wanted to summarize. And then there are videos of it crashing into
the satellite that Ayan just explained. Yeah. Thank you, Shweta, for the size estimates. I had actually skipped that part. So जैसे कि श्वेता जी ने बोला कि जो साइज कितना छोटा है ये एस्टेरॉइड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम सोचें। जैसे कि हम लास्ट वीक बातें किए थे कि सोलर सिस्टम में चीजों के साइज कितना बड़ा है कंपेयर टू द सन, राइट? अगर सन ऐसे हाथी जैसा होगा तो हमारा अर्थ जो है वो एक चेरी जैसा होगा, और जुपिटर जो है वो वाटरमेलन जैसा होगा। तो ये सब हमने बातें किया था, आपको याद होगा सबको। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अगर अर्थ एक चेरी जैसा है और ये एस्ट्रॉइड एक, बस अर्थ के मामले में अर्थ में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो बिल्डिंग के साइज का है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अर्थ से बैठ के बहुत ही दूर, मीलों दूर, मिलियंस ऑफ माइल्स, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर बस एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को टारगेट करना एकदम प्रिसाइसली, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि एकदम वो उस पे जाके ही गिरा, थोड़ा दाएं भी नहीं थोड़ा बाएं भी नहीं। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, वो बहुत ही एक कमेंडेबल वो है। जैसे कि जो इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने करके दिखाया है कि आपको अगर मान लीजिए, आपको अगर कहा जाए कि आप अभी जहां पे है वहां से आप अगर एक पत्थर फेंक के मान लीजिए आसमान में कोई मान लीजिए एक मटर है, वो मटर को आप एम करें तो वो कितना डिफिकल्ट होगा। उसी तरह ये भी बहुत ही एक डिफिकल्ट था। ये सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए शायद कभी कभी लग सकता है हमको कि अरे ये तो आसान था, बट ये एकदम ही आसान नहीं था। ये एकदम इतना छोटा चीज अर्थ के मुकाबले, हमारे मुकाबले, उसको एकदम सही से टारगेट करना, वही उनका टेस्ट था, और वही टेस्ट कामयाब हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के अगर कभी सच में ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा हालत आए कि कोई एस्टेरॉइड धरती की तरफ आ रहा हो और उसको हमको डिफ्लेक्ट करना हो, उसको हमको दूर हटाना हो, तो हम भी उसको भी टारगेट कर सकते हैं इसी एक्यूरेसी के साथ। तो वही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आज। हाँ ठीक है, थोड़ा हम एचआर डायग्राम के बारे में बात कर सकते हैं, बट बिफोर वी मूव ऑन, अभी तक अभी हम टॉपिक चेंज करने वाले हैं। अभी हम स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ये जो पिछला टॉपिक था, ये जो लेंथ स्केल या टाइम स्केल, या फिर अभी जो मैंने और श्वेता जी ने जो डार्क मिशन के बारे में बात किया, इसके बारे में किसी के मन में कोई सवाल है? अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो हम अभी क्लियर कर सकते हैं। सर मैं कह रहा था, ये जो बिग बैंग में ब्लास्ट हुआ था, तो ये तो ऑल डायरेक्शंस में वो फैला होगा ना? जी बिल्कुल। जिस तरह से एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो सभी डायरेक्शन में उसका जो मलबा है वो बिखर जाता है। जी बिल्कुल। इसके में और कोई सवाल है बिफोर वी मूव ऑन? लगता है नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। Sweta, do you want to do this first, or should I do it first and you will translate? Maybe you can do it first and I'll translate. Okay, cool, sounds good. तो ठीक है, तो अभी जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें है हाउ डू स्टार्स लिव एंड डाई। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात किए थे, आई थिंक पहले वीक या सेकेंड वीक मोस्ट लाइकली। तो इसमें ये स्लाइड हमने ऑलरेडी दिखाया है कि स्टार्स जो है वो पैदा होता है नेबुले के अंदर, मतलब उसमें बहुत सारा गैस होता है, बहुत सारा डस्ट होता है, वो सब एक साथ एकजुट हो जाते हैं, एक बंच हो जाते हैं, तब वो स्टार पैदा होता है। और स्टार पैदा होता है मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन जो हम बोलते हैं, मतलब एक प्रोसेस है जिससे लाइट पैदा होती है बेसिकली। तो जब वो लाइट पैदा होना चालू होता है स्टार्स के अंदर, तब हम उनको स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स छोटे स्टार्स हो सकते हैं, बड़े स्टार्स भी होते हैं, तरह तरह के स्टार्स होते हैं, और वो अपने जिंदगी जीते हैं। फिर वो या तो सुपरनोवा हो जाते हैं, या फिर सुपरनोवा के बाद कभी कभी वो व्हाइट ड्वार्फ होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, ब्लैक होल होते हैं। ऐसे ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अभी सवाल ये है कि ये तो रहा पूरा उनका जो लाइफ स्टोरी है एक स्टार का या फिर कोई स्टार का, पूरा एकदम शुरू से अंत तक। बट अगर हम अभी कोई एक स्टार को देख रहे हैं, उसका तो हम पूरा लाइफ स्टोरी नहीं पता कर पा रहे हैं, राइट?
हम अभी अगर मान लीजिए मैं आसमान की तरफ देखा और मुझे एक स्टार दिखा, वो या तो छोटा स्टार है या फिर बड़ा स्टार है, या तो वो रेड जायंट है या फिर वो येलो ड्वार्फ है, वो कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टार है। उसका वो पहले क्या था, वो बाद में क्या बनने वाला है, वो उस स्टार को तो हम ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्स को बिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं ये चेंज होने में, और हमारे पास उतना टाइम है नहीं। हम तो 100 साल से ये 400-500 साल से ही ये कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्स को देखते हैं तब हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि अरे अच्छा ये स्टार इससे पहले ये चीज हुआ करता था, इसके बाद ये सुपर जायंट बनेगा, उसके बाद ये सुपरनोवा बन जाएगा, ये कैसे पता होता है हम लोग? तो वही हम थोड़ा जानने वाले हैं। ये हम एक डायग्राम है, उसको बोलते हैं हर्ट्जस्प्रंग रसल डायग्राम। वो दो साइंटिस्ट के नाम से उसका नाम है, हर्ट्जस्प्रंग और रसल, और शॉर्ट में इसको हम HR डायग्राम भी बोलते हैं। तो HR डायग्राम के माध्यम से हमको पता चलता है कि एक स्टार अपना जो लाइफ है, इवोल्यूशन है, वो जो चेंज हो रहा है एकदम शुरू से लेकर अंत तक, वो कौन सा वो पहले क्या था और बाद में क्या होने वाला है। तो इस डायग्राम कैसे दिखता है? इस डायग्राम में दो एक्सिस है। पहला जो वर्टिकल एक्सिस है वो है लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी या फिर आप ब्राइटनेस समझ सकते हैं, जैसे कि जितना नीचे होगा उतना डिमर यानी कि फेंटर यानी कि वो कम ब्राइट है, और जितना ऊपर होगा उतना वो ब्राइटर, उतना ज्यादा वो ब्राइट होगा। ठीक है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो है टेम्परेचर, कि मतलब वो स्टार कितना हॉट है, कितना गर्म है, उसके अंदर जो चीजें हो रहे हैं वो अगर ज्यादा गर्म है तो वो लेफ्ट साइड में होगा इस डायग्राम। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है। ज्यादा गर्म है तो ये डायग्राम के लेफ्ट साइड में होगा, टुवर्ड्स द ब्लू एंड। जैसे कि हम देख रहे हैं कलर बार, ब्लू से रेड, ब्लू है हॉटर एंड रेड इज कूलर। अगर जो स्टार उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा गर्म नहीं है तो वो कूलर है, तो वो रेड कलर में होगा, और वो इस डायग्राम में दाएं तरफ होगा, राइट साइड में। ठीक है। और डायग्राम कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, तो मैं एक एक करके जाऊंगा। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे डायगोनली एक बंच ऑफ स्टार्स है, उसको बोलते हैं मेन सीक्वेंस। उसको मेन सीक्वेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो ज्यादातर स्टार्स हैं वो इसी चीज को फॉलो करते हैं अपने लाइफ टाइम में। वो जब पैदा होने के स्टार्ट, एक्सक्यूज मी, पैदा होने से शुरू करके अपने ब्लास्ट होने तक, मरने तक, वो इसी पाथ को फॉलो करते हैं इस डायग्राम में। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पैदा होते हैं, मान लीजिए, तो वो बहुत ही ब्राइट होते हैं और बहुत ही ब्लू होते हैं, यानी कि बहुत ही हॉट होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं। तो एकदम वो टॉप लेफ्ट जो है इस डायग्राम में, वहां से सॉर्ट ऑफ स्टार्ट होते हैं। वहां से स्टार्ट करके करके ये धीरे धीरे नीचे आते हैं। ये धीरे धीरे इनका ब्राइटनेस कमता है और ये ठंडा होते रहते हैं, मतलब ये ज्यादातर थोड़ा थोड़ा रेड होते जाते हैं। तो ऐसे ब्लू से लेके ये लोग रेड की तरफ आते हैं या फिर रेड जायंट बन जाते हैं। तो ये जो डायगोनल एक लाइन सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, मेन सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, उसको वही बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम स्टार्स अपने लाइफ के इसी मेन सीक्वेंस में बिताते हैं। तो अगर मैं किसी स्टार को अभी देखा आसमान में, मैं अगर उसका ब्राइटनेस जान सकता हूँ और उसका टेम्परेचर जान सकता हूँ, ये दोनों चीज अगर मैंने मेजर कर लिए, तो मैं बोल सकता हूँ वो स्टार इस डायग्राम में कहाँ बैठेगा। अगर एक बार मैंने वो जान लिया कि इस डायग्राम में वो स्टार कहाँ बैठा, उसका ब्राइटनेस कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है, तो फिर मैं जान जाऊंगा कि अच्छा, अरे ये तो फिर इस तरफ जाने वाला है, या फिर ये उस तरफ जाने वाला है। राइट। तो ऐसे करके हम करते हैं। तो इसमें मेन सीक्वेंस के अलावा भी कुछ कुछ और एरियाज है, जैसे कि आप देख रहे हैं सुपर जायंट बोल के एक एरिया है ऊपर, या फिर जायंट बोल के भी एक एरिया है। तो सुपर जायंट्स क्या है, वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही बड़े होते हैं, और वो ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकते हैं। अगर वो ज्यादा गर्म है तो वो ब्लू सुपर जायंट है, अगर वो उतने गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा है, तो भी वो रेड सुपर जायंट माना जाएंगे। और एकदम नीचे, एकदम जो डिम है, जो फेंट है, जो बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, वहां पे भी होते हैं व्हाइट ड्वार्फ्स। ड्वार्फ बोलते हैं, ड्वार्फ का मतलब है छोटा। तो वो छोटे स्टार्स होते हैं, वो उतना ब्राइट नहीं होते हैं, वो काफी गर्म होते हैं, टुवर्ड्स ब्लू होते हैं, उतना रेड नहीं होते हैं, यूजुअली व्हाइट ड्वार्फ्स होते हैं। कभी कभी ब्राउन ड्वार्फ्स भी होते हैं, वो थोड़ा अलग चीज है। बट ऐसे डिफरेंट तरह के स्टार्स होते हैं जो कि इस डायग्राम में वो डिफरेंट जगह में
वो रहते हैं। और एक बार हमको ये पता चल जाए कि वो स्टार का, कोई भी स्टार अगर हम देख रहे हैं आसमान में, उसका ब्राइटनेस क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है, ये दोनों चीज अगर पता चल जाए तो हम उस स्टार को इस डायग्राम में डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्स इस डायग्राम में, और एक बार हमने इस डायग्राम में डाल दिया, उसके बाद हमको पता है कि इस डायग्राम में स्टार्स कैसे मूव करते हैं। जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो ऐसे करके पहले नीचे आते हैं, फिर थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, जायंट बन जाते हैं, ऐसे होता है। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं HR डायग्राम के माध्यम से कि स्टार्स कैसे होते हैं और वो कैसे जीते हैं और कैसे मरेंगे। So I think Shweta, can you please summarize this part really quickly? Okay. So I will try to do this quickly as well. So essentially this diagram is called HR diagram. And what you're looking at is on the x-axis, you have temperature or the color of the star. And on the y-axis, you have luminosity. So it was found observationally that when people, Hertzsprung and Russell specifically, when they tried to place the color of the star on the temperature or the color of the star. So temperature and the color are sort of interchangeable in observational astrophysics, because you kind of know that hotter a temperature is, bluer the star looks, colder a star is, redder it looks. So it kind of, temperature has a one-to-one correspondence to colors, right? So we use these two words quite interchangeably. So that's on the x-axis. When they started plotting the temperature of the star against the luminosity, they found something very specific. They found that there is a correlation between what the temperature of the star is to what its luminosity is. They found that all of the observation kind of ends up lying on, most of the observation kind of lines along this huge patch that has been written as main sequence here. So the general understanding is a main sequence for a star is when the star is behaving like a normal star, as in like it's converting, it's performing fusion to radiate energy, like it's a living star, right? It's not exhausted, it's not supergiant, or it's not a white dwarf yet. So it's like it's in its main sequence. It's producing heat via the conventional fusion reaction, right? So so you find that most of the stars are in main sequence, and they lie along this diagonal, where you see that a colder star also is less luminous, and a hotter star is generally more luminous. So higher the temperature, you also see that higher the luminosity. So this is one way of identifying, looking at where it lies in an HR diagram. You can sort of identify what is the star, like what kind of physical property you expect from the star. So if it lies, for instance, in that blob which says white dwarfs, right? So if you know that the temperature is this, but the luminosity is not as bright as it should have been for a main sequence star, you know kind of that it is a white dwarf, even without really knowing any other astrophysical properties of it. Similarly, for instance, if you see a colder star or a redder star, which has luminosity far larger than a main sequence star, or far more than what you would find on that diagonal, you kind of can guess that, oh, it's a red supergiant, right? So it's a different kind of star than what you typically see. So it's kind of good to sort of help us understand the properties of the stars. Now, there's another important thing about this HR diagram, which is the corollary to this, which is that if I know what kind of a star it is, so if I know that the star that I'm seeing is a main sequence star because of some other observation, so I know that, okay, I'm looking at this star and I already know that the star is a main sequence star, right? Measuring temperature is slightly easier. You can see the colors. Measuring luminosity is hard because you measure something called the apparent luminosity. It's sort of like a bright star, sorry, a dim star closer to you will look brighter
than a very bright star further away from you, right? So if I already know what kind of star it is, if I already kind of have an idea that this is a main sequence star and I can measure the color, I can guess what its actual luminosity is, even though I am measuring something called an apparent luminosity, right? So I can actually tell you that this star is a close by star that is dim, or whether it is a further away star that is very bright. So it kind of also helps us understand how far the star is. So this is a very useful diagram that we keep using in observational astrophysics. That was my summary. Ayan, is there anything else? Perfect. No, that's great. Thank you, Shweta. जैसे श्वेतानी जी ने एक चीज ऐड किया जो मैंने नहीं बताया था कि ये जो लुमिनोसिटी है, ये जो ब्राइटनेस है, ये हम डिपेंड करता है ये स्टार कितना पास है और कितना दूर है, राइट? अगर कोई स्टार बहुत पास है, वो ब्राइट नहीं भी होगा तो हमको बहुत ब्राइट दिखेगा। कि मान लीजिए अगर मैं एक टॉर्च बहुत दूर पकड़ा हुआ हूँ, तो अगर वो बहुत ब्राइट टॉर्च है, फिर भी वो बहुत डिम दिख सकता है। तो इसका हल है, इसका सोल्यूशन है जो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स, अपरेंट मैग्नीट्यूड या फिर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। उसके बारे में हम अगले हफ्ते सीखेंगे। आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। तो हाउ डू वी मेजर ब्राइटनेस, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये मैग्नीट्यूड जिसके बारे में श्वेता जी बात कर रहे थे, वो हम वहीं से अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी वहां पे 2 बज चुका है। तो आई थिंक आज हम यहीं पे एंड करेंगे एचआर डायग्राम में। अगले हफ्ते हम एचआर डायग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल किसी के पास कोई सवाल है? आज हमने जो जो चीजों के लिए बात किया, उनमें से किसी चीज के लिए, किसी चीज को लेके, या फिर पहले जो भी बात हो चुका है, कोई भी चीज को लेके किसी के पास अभी कोई डाउट है जो हम क्लियर कर सकते हैं? सर डाउट तो नहीं है, एक मैं संदेश देना चाहूंगा आपके जूम मीटिंग के मतलब ट्रेनिंग के थ्रू कि हमारे यहाँ पे जो लैब है वहाँ पे हमने पेल ब्लू स्टार्स होते हैं या पेल ब्लू डॉट्स होते हैं, मतलब पेल ब्लू डॉट का एक हमने डायग्राम बना रखा है, पोस्टर बना रखा है। तो उसके बिहाफ पर मैं समझाना चाहूंगा सबको, एक मेरा संदेश है कि मतलब पेल ब्लू डॉट जो है वो अर्थ है। पूरे यूनिवर्स में एक छोटी सी डॉट है जिसको हम पेल ब्लू डॉट कह रहे हैं, जो इंडिकेट करती है अर्थ को। तो वो इतनी छोटी है उसमें कि कुछ भी नहीं है, वो नथिंग इन कंपैरिजन टू यूनिवर्स। और उस पर हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो ईगो है, इवन ईगो जो हमारे मतलब इतना ज्यादा हम कर लेते हैं कि मतलब हम समझते हैं कि हम सबसे बड़े, वी आर सुपीरियर इन ऑल द फील्ड्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारा जो ईगो है वो कुछ नहीं है। बिकॉज जो धरती है हमको इतनी बड़ी लगती है, हमारा जो सन है वो हमको इतना बड़ा लगता है, लेकिन जो यूनिवर्स है उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम व्यर्थ अपने ईगो को इतना ना बढ़ाएं कि दूसरे के लिए वो डेंजरस साबित हो, या फिर हमारे खुद के लिए उसी ईगो में हम अपने को डुबा ना लें। बस मेरा यही संदेश है सर। थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। थैंक यू सो मच। और सर एस्ट्रोनॉमी हमको ये भी सिखाती है, ह्यूमैनिटी सिखाती है उस पेल ब्लू डॉट के द्वारा। और ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं आपके द्वारा, कि हम छोटी सी एक अर्थ पर हम छोटा सा एक हमारा बॉडी है, उसको हम मतलब क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे जो धन है, दौलत है, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, वो नथिंग है। क्योंकि एक झटके में एस्ट्रॉइड आता है और पूरी धरती को या फिर किसी को तबाह करके चला जाता है। तो हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग इन आवर यूनिवर्स। बट हमारा ईगो इतना मतलब होना नहीं चाहिए सर। जी बिल्कुल, ईगो को कंट्रोल में हमको सबको रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट है, कितने छोटे हैं ये यूनिवर्स में। और ये जो पेल ब्लू डॉट के बारे में देवेंद्र जी बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक फोटो है, अर्थ का फोटो जो लिया गया था, कैसीनी स्पेसक्राफ्ट ने लिया था सैटर्न के पास से। तो वो पेल ब्लू डॉट जो है, अर्थ वैसा दिखता है सैटर्न के पास से। सैटर्न जो ग्रह है, शनि ग्रह, उसके पास से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो वैसे पेल ब्लू डॉट जैसा दिखता है। तो उसी के बारे में देवेंद्र जी बात कर रहे थे।
किसी को और कोई किसी के पास और कोई मैसेज और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आज के क्लास को लेके? शशि जी के स्कूल में किसी को कोई डाउट है? और आई थिंक सृष्टि भी ज्वाइन किया हुआ था। किसी को कोई डाउट है, कुछ बताना हो, कुछ शेयर करना हो? There is a book called Pale Blue Dot written by Carl Sagan, which is quite nice. Good to The know. photo Thank was you. taken on I think it was taken because he requested it, and then he wrote a book for it, which is quite nice. I did not know that. Nice. Thank you. ठीक है, तो मुझे लगता है आज और कोई सवाल नहीं है किसी के मन में, तो ठीक है। लगता है सबने सब कुछ समझ लिया। आज हमने जो जो बात की है वो पता चलेगा नेक्स्ट वीक जब हम सवाल पूछेंगे। वैभव, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी वैभव, बोलिए। I have one question. Yes. That why blue ones are not colder and red ones are not hotter? Because red is the sign of hot and blue is the sign of cold. Very good question, Vaibhav. You are right. This is what we are taught from here, especially while growing up. हमको यही सिखाया जाता है कि लाल मतलब बहुत हॉट है, ब्लू मतलब कोल्ड है। तो ये थोड़ा एस्ट्रोनॉमी के लिए ये थोड़ा एकदम ऑपोजिट है। ये जो हम सीखते हैं कि ब्लू मतलब कोल्ड है, ठंडक का एक फीलिंग आता है, लाल या फिर ऑरेंज मतलब एक गर्मी का फीलिंग आता है, वो बहुत ही एक आर्टिस्टिक एंगल है, पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कलर कॉम्बिनेशन जैसे लगता है जैसे हमारे आंखों को ठंडक या गर्मी का सेंसेशन देती है, वैसे हम सीखते हैं। दैट इज हाउ वी लर्न इट। यस, यू आर राइट। बट एस्ट्रोनॉमी में एक्चुअली उल्टा होता है। उल्टा इसीलिए होता है क्योंकि रेड और ब्लू, इसके बारे में हम बाद में ही बातें करेंगे, ये दो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। वेवलेंथ मतलब जो लाइट आ रही है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ यानी कि कलर होता है। जैसे कि हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया था कुछ हफ्ते पहले। तो अगर वेवलेंथ अगर बड़ा होता है तो वो रेड की तरफ होता है, वेवलेंथ अगर छोटा होता है तो वो ब्लू की तरफ होता है। आपको याद होगा आप लोगों को कि हमने बात किया था एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, रेडियो, माइक्रोवेव वगैरह वगैरह, राइट? तो उसमें टुवर्ड्स रेड एंड वेवलेंथ बड़ा होता है और टुवर्ड्स ब्लू एंड वेवलेंथ छोटा होता है। तो जितना वेवलेंथ छोटा होता है उतना लाइट का एनर्जी ज्यादा होता है। तो इसी एनर्जी ज्यादा होता है इसका, इसीलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका हॉटनेस ज्यादा होता है। तो छोटे वेवलेंथ, तो जब आप ब्लू की तरफ जाओगे, ब्लू, अल्ट्रावायलेट, गामा रे, एक्स-रे, उसमें ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा टेम्परेचर। और जब आप रेड की तरफ जाओगे उसमें वेवलेंथ बढ़ता है, रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, वेवलेंथ बढ़ रहा है। और वेवलेंथ बढ़ रहा है इसीलिए टोटल एनर्जी कम हो रहा है या फिर टेम्परेचर कम हो रहा है। इसीलिए रेड की तरफ एनर्जी कम है या फिर टेम्परेचर कम है एक्चुअली, और ब्लू की तरफ एनर्जी ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसीलिए एकदम आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो जितना ब्लू है एक स्टार उतना ही वो गर्म है, उतना ही वो हॉट है। जितना रेड है उतना ही एक्चुअली वो कोल्ड है। बट ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, हम कोल्ड बोल रहे हैं, एक्चुअली वो कोल्ड नहीं है। जो स्टार कोल्ड है वो भी 1000 से ज्यादा, 1000-2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका टेम्परेचर है। जैसे कि हमारा सन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सन कहाँ पे, सन येलो में है तो रेड के तरफ ही है। बट सन का जो टेम्परेचर है वो है कुछ 6000 डिग्री सेल्सियस, जो सरफेस का टेम्परेचर है। तो वो काफी गर्म है। वैसे कोल्ड मतलब ऐसा नहीं कि फ्रिज के अंदर जितना कोल्ड होता है हमारा उतना कोल्ड है, वो भी कुछ 1000-2000 डिग्री सेल्सियस है रेड जो स्टार्स है। बट वो जो ब्लू स्टार्स है उससे कम गर्म है, उससे कोल्डर है। तो इसीलिए हम रेड और ब्लू का ये फर्क करते हैं। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो स्प्रिट लैंप हमारे लैब में होता है या फिर किसी भी लो को हम जलाते हैं, फ्लैम को जलाते हैं, तो जहाँ पे उसकी बेस होता है वहां पे उसकी जो लो का कलर होता है वो रेड होता है या फिर हल्का सा येलो होता है।
और जो ऊपर साइड में, जो बाहर की साइड में, आउटर साइड में उसका जो कलर होता है वो स्लाइटली मतलब ब्लूइश कलर होता है, मतलब तो वो ज्यादा हॉट होता है, अंदर का कम हॉट होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हालांकि लैंप में एक और बात आ जाती है, वहां पे वो कौन सा गैस हम जला रहे हैं, वो गैस किस कलर से जलता है, उसका भी थोड़ा वो एक केमिकल बात भी आ जाती है। बट हाँ, ब्रॉडली स्पीकिंग आपने जो बोला कि उसमें भी एक टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, इसलिए जब हम लैंप जलाते हैं या फिर स्टोव में जब हम खाना बना रहे होते हैं, तब भी एक रेड से ब्लू का एक वो रहता है, ग्रेडियंट रहता है, चेंज रहता है, जहाँ पे ब्लू इज हॉटर एंड रेड इज एक्चुअली कोल्डर। थैंक यू। किसी के पास और कोई सवाल है? लगता है नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अगले हफ्ते एज यूजुअल हम फिर से मिलेंगे और हम स्टार्स के मैग्नीट्यूड या फिर ब्राइटनेस कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। Yes. Cool. ठीक है, चलिए, थैंक यू सबको आज आने के लिए। अगले हफ्ते मिलते हैं। एज यूजुअल अगर किसी का कोई सवाल हो, व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल सकते हैं, यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर हमको ऐसे क्लास में डायरेक्टली डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलिए ठीक है, आज I'll just stop the recording. If I can find how to stop the recording. I'll stop the sharing and then I'll